हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10 एनसीईआरटी गणित का पहला पाठ का पार्ट 5 देखेंगे। तो आपके सामने चौथा सवाल HCF अब ब्रैकेट में लिखा गया है 306,657 बराबर 9। इसका मतलब हुआ ये दोनों संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, या कहिए पहली संख्या दूसरी संख्या, मतलब ये दो क्या है, संख्या है। ये दोनों का मौसा निकला गया कितना, 9। तब आपको पूछा है कि एलसीएम ज्ञात करें, ब्रैकेट में लिख दिया है दोनों संख्या, मतलब ये दोनों का लौसा ज्ञात करना है। ब्रैकेट में जो संख्या लिखा गया है उसका मौसा दिया है आपको 9 और आपका उसी का लौसा निकालना है। तो आप जानते हैं कि जब दो संख्याएं दी गई हो और लौसा या मौसा में से कोई एक दिया हो तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुना मौसा फॉर्मूला होता है, अप्लाई कर देंगे हम। पहले हम लिख देते हैं पहली संख्या, मान लीजिए हमने मान लिया 306, दूसरी संख्या 657, HCF 9 दिया है, HCF 9। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि दो संख्याएं 306 और 657, देखिए बात हमने अलग अलग लिख दिया, एक किसी को पहली संख्या किसी को दूसरी संख्या। अब ये दिया था HCF, हमसे LCM पूछा था। आपको ऐसा भी कर सकता है, दो संख्या और लौसा दे देगा तो आपसे मौसा पूछेगा। ऐसा भी कर सकता है, लौसा दे देगा मौसा दे देगा, पहली संख्या दे देगी और दूसरी आपसे पूछी जाएगी। तो देखिए पहली संख्या मान लिया गया, दूसरी संख्या मान लिया गया, HCF दिया था 9 उसको मान लिया गया, अब एलसीएम निकालना है। फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, या आप ऐसे देख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लौसा गुना मौसा, या कहिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मौसा गुना लौसा। अब यहाँ लौसा गुना मौसा कहेंगे या मौसा गुना लौसा कहेंगे, मतलब 2 गुना 3 या 3 गुना 2। अब मान रखिए पहली संख्या कितना है 306, दूसरी संख्या कितना है 657, वो क्या है HCF कितना दिया गया है 9, LCM कितना दिया है निकालना है। आप जान रहे हैं कि 9 क्या में है, गुना में, इधर आएगा तो भाग करेगा, मतलब वहीं से भाग कर दीजिए आप। अब 9 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, किसी को काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इसको काटने में 9 3 27, यानी कि 9 से 3 बार में 27 कटेगा, इसका बचेगा 3 तो 36 हो गया, 9 चौका 36, यानी कि आपको एलसीएम बराबर क्या आएगा 34 गुना 657। जब इसको दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 22,338, यानी कि 22,338। हम एक बार ऐसे करके घुमा दिया है, दो संख्या दी गई थी, एक को पहली एक को दूसरी मान लिया, मौसा दिया था लौसा निकालना था। ये फॉर्मूला होता है, मान बिठाए कटा दिया गया, ये दोनों को गुना कर दिया गया, इतना आ गया। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 5। जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n क्या है प्राकृत संख्या है, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। इसका कहना है कि 6 के पावर जो n है, n का मान
प्राकृतिक संख्या रखते हैं 1 2 3 4 कुछ भी रखते हैं तो ये जो शून्य पर समाप्त होता है जांच कीजिए तो आप ऐसे भी जांच कर सकते हैं n का मान अलग अलग प्राकृतिक संख्या रख करके मान निकालेंगे n का मान 1 लेकर के निकालेंगे n का मान 2 लेकर के निकालेंगे n का मान 3 लेकर के निकालेंगे तो आप पाएंगे कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। लेकिन हम आपको ऐसे नहीं सीखते हम ऐसे व्याख्या करके साबित कर दिए हैं 6 के पावर n में 6 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 है। कहने का मतलब ऐसे जो इसको लिखा गया है हम ऐसे लिख सकते हैं 6 का भाज्य गुणनखंड कितना है 2 गुना 3 6 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 है। वही लिखिए 6 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 है जो आधार है जिसमें 5 नहीं है। क्या इसमें 5 है नहीं है। अंक गणित के आधार रूप प्रमेय से किसी संख्या का भाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि 6 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 केवल दुनिया में यही है अब इसके अलावा कोई नहीं है। आप 6 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो आपको 2 गुना 3 ही मिलेगा इसके अलावा नहीं मिलेगा दुनिया में कोई भी। वही कहता है कि अंक गणित के आधार रूप प्रमेय से किसी भी संख्या का भाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है यानी कि 6 का भाज्य गुणनखंड केवल और केवल यही है इसके अलावा कोई नहीं है। और जब केवल यही है इसमें 5 है नहीं है। कोई भी गुणनफल शून्य पर तभी समाप्त होता है जब उसके गुणनफल में 2 और 5 उपस्थित हो। कहने का मतलब 2 और 5 को गुणा करेंगे तो 10 0 मिलेगा। इसमें तो 2 है 5 नहीं है। वही लिखा जा रहा है कोई भी गुणनफल शून्य पर समाप्त होगा कब उसमें 2 और 5 दोनों का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 है परंतु 5 नहीं है। अतः 6 के पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। कहने का मतलब कि जो बेस है 6 इसके भाज्य गुणनखंड में 2 तो आ गया लेकिन 5 आया नहीं आया। यहाँ n कुछ भी रखिए इसके पावर जाएगा तो इसका पावर जाएगा। ये सबको कितना बार में गुना कीजिएगा तो 0 तो मिलने वाला है नहीं। वही हमने व्याख्या कर दिया कि 6 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 है और इसके अलावा कोई नहीं होगा क्योंकि अद्वितीय होता है भाज्य गुणनखंड। इसमें 5 न होने के कारण ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब सवाल नंबर 6 देखेंगे। व्याख्या करें व्याख्या करना है मतलब एक्सप्लेन करना है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। आपको इसमें 2 प्रश्न है एक ये और एक ये है। आपको बताना है कि यह भाज्य है क्यों है ये भी भाज्य है क्यों है। हम आपसे पूछेंगे कि क्या 6 भाज्य संख्या है तो आप बोलेंगे हाँ। क्यों है क्योंकि यह किसी न किसी संख्या से कटेगी। जैसे कि 2 गुना 3 लिख सकते हैं 6 के लिए हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से भी डिवाइड होगा 3 से भी डिवाइड होगा। तो ये सभी संख्याओं को भी इसी रूप में हम लाएंगे डिवाइड करने के योग्य। सबसे पहले इसको देखते हैं क्योंकि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 आप चाहेंगे तो गुना करके जोड़ सकते हैं तो आपको संख्या मिलेगा फिर उसका भाज्य गुणनखंड दिखा सकते हैं लेकिन वो आपको लॉन्ग हो जाएगा। सबसे बढ़िया ऐसा तरीका है देखिए ये प्लस है ये बॉर्डर की इस तरफ भी 13 है बॉर्डर की इस तरफ भी 13 है तो आपका 13 क्या हुआ वैनिस्ट यानी कि कॉमन 13 ले लीजिए तो बॉर्डर की तरफ क्या बचेगा 7 गुना 11 7 गुना 11 ये हमने 13 ले लिया बॉर्डर का बॉर्डर दे दीजिए। अब ये 13 हमने ले लिया मतलब 13 से कितना में कटेगा एक बार में। अब ब्रैकेट के अंदर को हल करते हैं 7 गुना 11 77 वो प्लस 1 77 78 ब्रैकेट का मतलब गुना। तो देखिए ये भी ऐसे आ गया जैसे मैंने पीछे लिखा था इसके लिए 6 के लिए 2 गुना 3
इसका मतलब क्या होता है कि 2 से ये डिवाइड होगा, 3 से ये डिवाइड होगा। तो उसी प्रकार ये भी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या है 13 से डिवाइड होगा, 78 से भी डिवाइड होगा। तो जब हम जानते हैं कि 1 और स्वयं को छोड़ करके किसी संख्या को कोई यदि काट दे तो वह भाज्य होता है। तो आपने यहाँ देखा कि 13 से डिवाइड है, 78 से भी डिवाइड है। यहाँ संख्याओं के गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब उसको काटने वाला। यहाँ संख्याओं का गुणनखंड है, संख्या मतलब इसका संख्या का गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसलिए वो क्या है, भाज्य संख्या है। आपसे पूछा गया था कि भाज्य संख्या क्यों है, तो देखिए 13 गुना 78 आया, मतलब गुणनखंड आया। किसका गुणनखंड है, इसी का ना है। तो जब हमें गुणनखंड मिल ही गया तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि वो संख्या उसको काटेगी, यानी कि ये संख्या कट रही है किसी न किसी संख्या से, इसलिए भाज्य है। अब इसे हल करेंगे, क्योंकि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह बॉर्डर है, तो बॉर्डर के उस तरफ भी 5 है, बॉर्डर की इस तरफ भी 5 है। 5 का आप कॉमन ले सकते हैं। इसका क्या बचेगा, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, 5 नहीं बचेगा क्योंकि 5 हमने ले लिया है। 4 गुना 3 गुना 2, एक क्या आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का प्लस। 5 से 1 कटेगा एक बार में। आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं। 5 गुना इतना, इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या 5 से डिवाइड होने वाला है, इससे भी डिवाइड होने वाला है। मतलब ये संख्याओं को कोई ना कोई संख्या काट रही है, इसलिए क्या हो गया, भाज्य हो गया। आप इसको गुना करके जोड़ के इसी तरह आप लिख सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। यहाँ संख्या का गुणनखंड है, जब गुणनखंड है तो भाज्य है, इसलिए 7 गुना 6 गुना 5 4 3 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, मतलब खेल का मैदान है, वहां पर रास्ता कैसा है, वृत्ताकार है, ऐसे वृत्ताकार रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, मान लीजिए यहां से कोई चक्कर लगाना स्टार्ट किया ऐसे, तो बोला कि एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मतलब मान लीजिए यहाँ से सोनिया चलना स्टार्ट करती है, तो सोनिया यहाँ से चलते 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 जब एक चक्कर लगाएगी तो कितना लेगी, 18 मिनट। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है, और जबकि रवि को 12 मिनट। अब यही स्थान से जब रवि चलता है तो एक चक्कर लगाने में मात्र रवि को 12 मिनट लगता है। सोनिया चलेगी तो एक चक्कर के लिए 18 मिनट, रवि चलेगा तो एक चक्कर के लिए मात्र 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से, एक ही स्थान मतलब मान लीजिए दोनों यहाँ से, और एक ही समय पर टाइम भी एक ही होना चाहिए। चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब रवि चलता है इस दिशा में तो सोनिया भी चलती है इसी दिशा में। बताएं कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का तो दोनों चक्कर काटते रह रहा है, तो कितना टाइम हो जाने पे वे दोनों पुनः आके यही मिल जाएगा। मतलब ये रवि चलना स्टार्ट किया और ये सोनिया चलना स्टार्ट की इस किनारा पर, तो जैसे ही 12 मिनट होगा, टाइम 12 मिनट होगा, रवि का क्या होगा, एक चक्कर हो जाएगा। रवि एक चक्कर लगा लिया, लेकिन ये तो 18 मिनट में लगाती है,
ये अभी कहाँ इधर होगी, सोनिया अब इधर ही होगी। तो जैसे 18 मिनट होगा तो सोनिया यहाँ पहुंच जाएगी, लेकिन तब तक रवि आगे चला गया होगा। तो आपको बताना है कि आखिर कितना टाइम होने पर दोनों एक जगह फिर से आएंगे। तो अब ये दोनों में हम लसन निकाल देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब बात यह है कि हम कैसे जानेंगे इसका लसा ही निकलेगा, मौसा नहीं निकलेगा। तो देखिए फिर से प्रश्न समझिए। जो मान लीजिए दोनों चला स्टार्ट किया, तो जैसे ही 12 मिनट होता है रवि क्या करता है, एक चक्कर लगा लेता है। तो सोनिया कहाँ है अभी पीछे है। तो जैसे 18 मिनट होता है, या कहने का मतलब कि 12 मिनट हुआ तो रवि तो आ गया, क्या सोनिया आई नहीं, यानी कि 12 मिनट में दोनों तो नहीं मिलने वाले हैं। 12 मिनट होगा तो रवि तो एक चक्कर लगा लेगा, लेकिन सोनिया अभी पीछे है। यानी कि स्पष्ट है कि 12 मिनट में दोनों एक जगह नहीं मिलेंगे। आपको संख्या क्या दिया गया है, एक 12 और एक 18। तो 12 मिनट में नहीं मिला। अब आगे देखिए, अब जैसे 18 मिनट होगा सोनिया यहाँ पहुंच जाएगी, तब तक रवि यहाँ पहुंच जाएगा। जब सोनिया मतलब 18 मिनट में यहाँ पहुंची एक चक्कर लगा के, तो रवि उधर चला गया। यानी कि 18 मिनट में भी दोनों मिला नहीं। यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा, 18 मिनट से बड़ा आएगा। तो संख्या क्या है, 12 और 18, ये दोनों से बड़ा आंसर आने वाला है। तो बड़ा क्या आता है, लसो कि मसो, बड़ा लसो आता है। यानी कि दोनों का लसो निकालेंगे। या ऐसे भी कम से कम समय निकालना होगा यहाँ पर। कहने का मतलब 2 साल में जरूर मिल जाएगा या 3 साल में जरूर मिलेगा, करोड़ों वर्ष में तो नहीं मिलेगा। मतलब कम से कम मान निकालना होगा, कम से कम वो टाइम कितना है जिस पे वो मिल जाएंगे। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि 18 मिनट होगा तो भी सोनिया आएगी तो रवि उधर चले जाएगा। यानी कम से कम 18 मिनट भी नहीं है कि मिल सके। जैसे कि इनका आंसर है दोनों अंक से बड़ा। तो दोनों अंक से बड़ा क्या आता है, लसो। तो हम 12-18 का लसो निकालेंगे। चूंकि 12 का भाग में क्या टूटेगा, 2 का पावर 2 गुना 3। कैसे आ गया ये, आप ऐसे तोड़ेंगे 2 से 6, 2 से 3, इसको देख के लिख दिया गया। और एक क्या है, 18 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 2। कैसे देखिए, 3 से डिवाइड होगा 9 बार में, 3 से डिवाइड होगा 2 बार में, इसलिए एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकालता है, सभी को मिला करके। देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो बड़ा घात कर लेंगे, 2 इसमें 3 इसमें भी है इसमें भी तो बड़ा घात कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 6 36। एलसीएम आया 36। 12 और 18 का एलसीएम 36, यानी कि 36 मिनट में दोनों एक जगह मिल जाएंगे। अतः दोनों 36 मिनट में पुनः मिलेंगे। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर 4 व्यक्ति दे देगा, रवि, सोनिया, सोहन, कृष्ण। तो क्या करेंगे, चारों का एलसीएम निकाल लेंगे, मतलब व्यक्ति कितना भी करे। अब मान लीजिए इसमें दे देगा आपको, यहां पटना है, यहां पर कलकत्ता है, यहां से 3 हवाई जहाज वहां के लिए रवाना होता है। मतलब रेसिंग चल रहा है, आवागमन का, जाना है आना है। पहला जहाज को मान लीजिए 5 घंटा लगता है जाने में, दूसरा जहाज को 6 घंटा, तीसरा जहाज को 4 घंटा। अब हम आपसे पूछेंगे कि एक ही टाइम पर तीनों जहाज चालू हो गया तो आवाजाही करने में कितना समय बाद पुनः
एक साथ मिलेंगे, तब क्या करेंगे, तीनों का लॉस निकाल दीजिए। तो बच्चों इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का 7 प्रश्न हमने हल किया, 7 प्रश्नों तक। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 देखेंगे, जिसमें आप लोग 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, थैंक्स।